हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर वारिको और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं अराउंड बिल्डिंग एन एपिक करियर। एक ऐसी डिस्कशन जो हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज करियर कंप्राइजेस 30, 40, 50 साल ऑफ योर लाइफ एंड आप उसको कैसे जीते हैं बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू हैव। तो इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य रंजन, जो कि एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, बट मोर इम्पोर्टेंटली एक टीचर है फॉर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। एंड हम बात करेंगे पर्टिकुलरली अराउंड जेनजीज। जेनजीज होते कौन है? सबसे पहले वो डिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि जब भी हम जेनजी बोलेंगे तो वो सिर्फ एक थप्पा नहीं है, एक डेफिनेशन है विच इज ऑलमोस्ट टेक्निकल इन नेचर। तो वो शख्स जो 1995, 96 और 2005, 2006 के बीच में पैदा हुए हैं, दैट जनरेशन इज कॉल्ड जेनजी। और ये जनरेशन बहुत अलग है बाकी जनरेशन से, फॉर अ सिंपल रीजन कि ये इंटरनेट में पैदा हुए। इनके लिए गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक डिफ़ॉल्ट था। उनके लिए एआई एक बहुत फंडामेंटल तरीका है आज सीखने का। एंड इसके चलते उनके एम्बिशंस, उनके पैशन, उनके करियर को देखने का नज़रिया, ये सब बहुत डिफरेंट है फ्रॉम माय जनरेशन, मे बी इवन आदित्य's जनरेशन एंड सर्टेनली दैट ऑफ आवर पेरेंट्स। तो कैसे इस जनरेशन को करियर के बारे में सोचना चाहिए, पैसे के बारे में सोचना चाहिए, रिश्तों के बारे में सोचना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इन दिस पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक यू सर। इसमें आने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो क्योंकि आप इतने सारे बच्चों को लाखों की मात्रा में पढ़ाते हैं, उनको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करवाते हैं एंड आप ये काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, खुद भी एक स्टूडेंट रहे हैं, ये एग्ज़ाम दिया है। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल था कि आपने कोई शिफ्ट देखा है बच्चों में अक्रॉस, लेट्स से प्री कोविड, पोस्ट कोविड, कि वो कैसे करियर के बारे में सोचते हैं, ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं? सर, अगर हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएँ, अगर हम थोड़ा ही जाएँ, तो कोविड में ही सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। कोविड के टाइम पर अगर आप देखो तो ऑफ़लाइन कोचिंग्स के काफ़ी महत्व थे, ऑफ़लाइन लर्निंग का काफ़ी महत्व था, ठीक है? अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो हमें ऐसा लगता है कि हम एडमिशन ले लेंगे, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो या कुछ भी हो, और हम वहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं। कोविड के बाद में ये पूरा सिनेरियो ही बदल गया और आप 1 सेकंड में, मतलब आप एक सिंगल क्लिक पे आप क्या मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स है आपके पास में, आप वहाँ से कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे अभी ऑन द वे था मैं यहाँ पे, तो मैं आ रहा था तो मेरे एक भाई साहब थे। उन्होंने कहा कि सर एक ब्लैक बॉक्स एआई करके है। आप उसमें कोई भी वीडियो का लिंक डालो, अगर आपके पास में उतना टाइम नहीं है तो 50 मिनट का पूरा वीडियो आपको 5 सेकंड में समरी दे देगा। तो दिस इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट जो मैं एक ड्रास्टिक चेंज अभी देख रहा हूँ टू मी के जनरेशंस में। क्या आपको ये लग रहा है कि इसकी वजह से जनरेशन ज़्यादा स्मार्ट हो रही है या ज़्यादा वीक होती जा रही है? सर दोनों हैं, मतलब डिपेंड करता है। जैसे अगर आप कोविड के टाइम पर देखो, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो या कहीं से भी हो वहाँ पर, तो उनके मार्क्स बेशक थोड़े अच्छे आ गए हो, किताबें रट करके बनाई हो, लेकिन यहाँ पर जो सीखने की प्रक्रिया है, जो उनका अपना इंटरनल नॉलेज है, वो बहुत वीक रहा है। सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी उनका वीक है, लोगों से बात वो नहीं कर पाते हैं। वो अभी भी, जैसे क्या होता है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आप आते हो काफ़ी नर्वस होते हो, स्टेज हैंडल नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। सेकंड ईयर में आते हो सेम थोड़ा आप उभरते हैं। तीसरे ईयर तक आते-आते आप चीज़ों को सीख पाते हैं। कई लोगों के तो वो 3 साल ही गए हैं पूरा का पूरा, तो जहाँ थे वहीं हैं। बस ऐड कर लिया तो कुछ चंद बातें अपने दिमाग में, दैट इज़ सो। एक्स्ट्रा नहीं सीख पाए, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका। एंड मैंने भी ये नोटिस किया है कि जो लोग कोविड में कॉलेज में थे, वो एक तरीके से एक अलग ही नज़रिए के साथ ज़िंदगी जीते हैं, जहाँ सोशल इंटरैक्शन बहुत कम रहा है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा उनको इम्पैक्ट कर रहा है। देयर माइंडसेट अराउंड द करियर कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो सो डिफरेंट। बहुत लोगों ने फ्रीलांसिंग शुरू करी कोविड के दौरान, तो उससे पैसा कमाना शुरू कर लिया और ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि यार नौकरी करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा पैसा ऐसे ही बन रहा है एंड व्हाई शुड वी इवन डिवोट itself. But of course, there's a generation that still continues to be that way. इसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं। कुछ लोगों ने बेहतर सीखा तो उसको आगे लेकर के गए, चाहे वो वीडियो बनाना हो या कोई नया स्टार्टअप करना हो, ठीक है? वर्क फ्रॉम होम को काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ावा भी मिला, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो एडवर्स भी रहा काफ़ी। एक चीज़ जो मैं खासकर आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, हैव यू सीन एनी शिफ्ट टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स? क्योंकि एक तो ऐसा लगता है कि एक भारत है जिसको सरकारी नौकरी से ही प्यार है और कुछ प्यार ही नहीं है। एक उनका पहला प्यार, दूसरा प्यार, तीसरा प्यार, ज़िंदगी का पूरा प्यार ही वही है कि कुछ भी करके ये एग्ज़ाम क्लियर करके मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। एंड एक भारत है जो
ऐसा लग रहा है कि बदल रहा है कि ऐसा नहीं, नौकरी कौन करता है, कॉर्पोरेट में ही ग्रोथ है, कॉर्पोरेट में ही पैसा है, ये सब। डू यू सी दैट शिफ्ट आल्सो कि अभी भी सरकारी नौकरी इज़ लाइक पहला प्यार? मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया में काफ़ी सारे मूवीज़ बनते हैं। आप ये बताइए कितने मूवी का ऐसा नाम आपको पता होगा जहाँ पर जनरली पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट जॉब के ऊपर में फ़ोकस करके बनाया गया होगा? जैसे मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, स्पेशल 26 था, वो किसके ऊपर में था? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जॉब की। आप अगर अजय देवगन की रेट देखें, बिल्कुल। वो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर में। बट कितने ऐसे मूवीज़ हैं इंडिया में जो बने हुए हैं जो कॉर्पोरेट जॉब को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, स्कैम को छोड़ के, और वो भी एक स्कैम है, ठीक है? असल में क्या है कि हम आस-पास भी उन लोगों से घिरे पड़े हैं जो इसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और जो हमारा नॉर्थ बेल्ट है, अगर हम यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा देखें, तो ऐसा नहीं है वहाँ पर कि बाकी चीज़ों के प्रिविलेजेस नहीं हैं। लेकिन जो अभी भी जैसे जेनज़ीज़ के पहले की जो जनरेशन्स हैं, उनके नज़रों में ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ ऑल अबाउट। मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं जहाँ से आता हूँ, अगर मैं वहाँ पढ़ा हूँ कि टीचर है पढ़ाते हैं, टीचर है पढ़ाता होगा 40-50 बच्चों को, और अगर आप ये कह दो ना कस्टम्स में है, तो माइंड से पैसा, ठीक है, पावर, वो ऐसी चीज़ें होती हैं, यूनिफ़ॉर्म, तो वो स्टार्ट बिल्ड करना शुरू कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नाम भी बनाता है। दूसरा, अगर मैं अभी अपने रिश्ते के लिए कहीं पर जाऊँ और ये लड़का सरकारी नौकरी में है, तो वो प्रिविलेज देते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है सारे लोग करते हैं वहाँ पे, चूँकि आप मेरे बारे में या मेरे सेगमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, मैं वहाँ की बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये कह दें कि मल्टीनेशनल कंपनी में बैंगलोर में इंजीनियर है, ठीक है, देखेंगे, बाद में देखेंगे वहाँ पे कि अपनी लड़की से शादी करानी है कि नहीं करानी है। ये बहुत टफ चैलेंज हो जाता है। तो चूँकि आगे की सारी चीज़ें ही गवर्नमेंट जॉब के ऊपर में जज की जा रही है, तो लोगों का क्राउड पूरा-पूरा इस पे जाता है। अब कोविड के बाद में सिचुएशन यहाँ पर ऐसी आई कि बहुत ईज़िली एक्सेसिबल हो गया। अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वो कर रहा है जो मिडिल क्लास से आता है, उसके पास में उतना पैसा तो है नहीं। तो पहले कोचिंग्स की फ़ीस भरने के लिए लोगों के पास में हेवी अमाउंट चाहिए था। 1-1 लाख रुपए, 50,000 रुपए अकॉर्डिंग टू द कोर्स, वहाँ पे लॉ करना है तो ज़्यादा लगेगा, नीट करना है तो ज़्यादा लगेगा। अब उसके बाद में जब ये ऑनलाइन आया सेगमेंट, वो बहुत ही अफोर्डेबल हो गया। 20,000 का कोर्स बच्चे को ₹500 मिल जा रहा है। टेलीग्राम पर तो फ्री में मिल जा रहा है। तो अब उसके बाद में इतना एक्सेसिबल हो गया ना, तो वो सोचते हैं एक बार कर लेते हैं तैयारी, जा क्या रहा है। और करने के चक्कर में सच में उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन भी हो जा रही है। सारे टीचर्स का एक्सेस उसके पास अपने फ़ोन में हो रहा है, घूम रहा है फ़ोन लेकर के, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? और उसके बाद में आराम से मतलब वो क्रैक कर ले रहा है। मतलब कॉम्पिटिशन तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में आपको सोर्सेज़ भी आपको मल्टीपल मिल रहे हैं, तो बहुत आसान हो जा रहा है। बिल्कुल, वही है कि एक तरीके से एक्सेस जो है वो डेमोक्रेटाइज़ हो रहा है ना, वो बोल रहे हैं कि फ़ोन ने और इंटरनेट ने ये एक चीज़ बहुत खूबी से इजाद करी है कि किसी के पास भी अगर फ़ोन और इंटरनेट है, वो सेम इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है जो शायद दुनिया का सबसे रईस इंसान है। रईस इंसान कर सकता है, तो करेक्ट। फ़ोन भी वही सेम अगर वो चाहे तो यूज़ कर सकता है। आईफ़ोन 16 ले लेंगे जी हम, क्योंकि सिर्फ़ रईस लोग ही वही लेते हैं। बट इट इज़ रिडिकुलस राइट कि एक ऐसा समय था जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ उन्हीं लोगों के पास थी जिनके पास पैसा था, पैसा रुतबा था, कनेक्शन था। बट अब हर एक इंसान के पास हो सकता हो सकता है। पहले क्या था कि अगर कोई किताब पढ़नी है तो उसे खरीदना पड़ेगा, जा करके या लाइब्रेरी में बैठ करके एक्सेस लेकर के करना पड़ेगा। अब वो सब खत्म है। आप टेलीग्राम पर चाहो सबकी पीडीएफ मिल जाती है। कुछ तो बहुत फ्री है, अवेलेबल है। उससे थोड़ा-सा अगर आप आगे बढ़ोगे तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है? तो ईज़ी टू एक्सेस है, हर किसी के लिए है। आपकी जर्नी के बारे में मुझे ये सबसे फ़ैसिनेटिंग लगा एंड अभी जब हम बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट से पहले ही कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे गवर्नमेंट जॉब लेने के, लेकिन आपने डिसाइड किया कि नहीं आप एक एजुकेटर बनना चाहते हैं। वो एक आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहा होगा एंड आई एम श्योर आसान तो नहीं रहा होगा। सर बहुत मुश्किल था। मतलब बाबा को कैसे समझाया? खुद को तो तैयारी हो वही बहुत मुश्किल था। मेरे पापा अभी भी कन्विंस नहीं है उस बात से। मैं अगर अभी भी कहूँ ना, देखो 4 गाड़ी खड़ी है, तो कहते कुछ नहीं, वो 3 स्टार चाहिए थे। तो वो बहुत मुश्किल है आज भी मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना। पापा के इस सवाल का जवाब मैं कभी नहीं दे पाया। लेकिन ये था कि मैं अपने आप के काम से काफ़ी कन्विंस था। मुझे ये लगता था कि ये एक ऐसा काम है जहाँ पर आप मुझसे 9 की जगह 18 घंटे करा लीजिए, मुझे कभी थकान नहीं होगी और मुझे हमेशा इंटरेस्ट आएगा, कुछ नया करने का मौका मिलेगा। 9 टू 5 वाला जॉब मेरे लिए हमेशा बेनिफिशियल इसीलिए नहीं रहा क्योंकि मुझे लगता था गए, ड्यूटी किया, भारत देश की सेवा की, बढ़िया से सारा अपना काम निपटाया, हम चले आए। लेकिन लोगों से नहीं मिल पाए, कनेक्टिविटी नहीं कर पाए, कुछ सिखा नहीं पाए। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि आप किसी चीज़ के ऊपर में सिर्फ 2 साल देते हो, 2.5 साल देते हो। सपोज़ करो कि आपने मास्टरी हासिल की एसआईबीज़ के ऊपर में और एक छोटी-सी नौकरी के लिए फिर आपको वो मिल जाती है, तो एक पॉइंट पर ये आता है, यार ये सीखा तो सीखा क्यों? इसको दूसरों को सिखाते हैं ना, बताते हैं ना यहाँ पर, उससे तो मैं एजुकेट हो गया, मेरे घर में जॉब आ गई, दूसरों को कैसे मिलेगा?
तो वही था कि हम तो इंस्पेक्टर बन गए लेकिन दूसरे कैसे बनेंगे? तो अपने वर्ग के लोगों को उठाते हैं, उनको अपलिफ्ट करते हैं, तो पढ़ाना शुरू किया। बहुत ही खूब। चैलेंजेस बहुत था सर, लेकिन मज़ा आया। नहीं, और मज़ा आता है। ये ना, और ये एक बात मैं चाहूँगा कि दर्शक इस पॉडकास्ट से ले जाएँ कि डिसीज़न ना करियर में कभी भी सही या गलत लेने से पहले तो नहीं पता चलता। ऐसा नहीं है कि आदित्य को पता था कि वो इतने बड़े एजुकेटर बनेंगे, इतने सारे लाखों लोग, करोड़ों लोग उनको यूट्यूब पे फ़ॉलो करेंगे। लेकिन ये पता था कि इस काम में मैं माहिर हूँ, इस काम को करने में मुझे मज़ा आता है। 9 की जगह 18 घंटे काम करवा लीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँगा, कभी भी चेहरे पे शिकन नहीं आएगी। एंड वो जो पैशन है ना, वही आपको उस फ़ील्ड में जितावेगा। ज़रूरी नहीं है कि आदित्य इस दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर बने, बट जस्ट द फैक्ट कि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो वो वाक़ई में करना चाहते हैं, जिसमें वो अच्छे हैं, जिसको करने में उनको मज़ा आता है, वही सेम चीज़ उनको टॉप 1% पे ले जाएगी। क्योंकि इतने सारे लोगों को आप देखेंगे, जो एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें ना उनको मज़ा आता है, ना उसमें उनकी कोई जान है, ना उसमें उनकी कोई इच्छा है। लगे हुए हैं क्योंकि तनख्वाह में ही। वो एक लाइन है ना सर वहाँ पर कि नौकरी ऐसी हो कि घर से बाहर जाने का मन करे और घर ऐसा हो कि वापस नौकरी से घर आने का मन करे। वाह! तो मज़ा आना चाहिए ना, आप कभी बाहर जा रहे हो काम करने तो इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ यार, बहाने नहीं, पेट दर्द है, ये दर्द है। मेरे केस में बुखार भी है, फ़र्क नहीं पड़ता है, मज़ा आएगा, आज कुछ नया लेक्चर दे कर के आएँगे, कुछ नया सिखा कर के आएँगे। और जो काम में मैं दिल से ये बात मानता हूँ कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट आने लगा सर, उसमें मतलब भगवान भी सहमत होते हैं। ठीक है, मज़ा आता है सर, तो फिर तो ग्रोथ होना तय है। एंड पिछले 4 सालों में जब से आप ये करते आए हैं, आई एम श्योर मुश्किल दिन रहे होंगे, ऐसे दिन रहे होंगे जहाँ क्या आपने खुद के डिसीज़न को कभी डाउट किया कि यार पता नहीं सही डिसीज़न लिया कि नहीं लिया? सर डाउट तो हर डिसीज़न पर ही होता है। ऐसा नहीं है, लेते वक़्त भी होता है, अप्लाई करते वक़्त भी होता है और बाद में भी होता है। अगर एक आप चैनल भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मन में ये रहता है कि इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। टीम के साथ बैठ कर के उसको डिस्कस करना कि यार ये इससे गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, वो उससे गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि सर ये हमारा देश ऐसा है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, अच्छे हैं, लेकिन 2 तरह के लोग हैं। मतलब एक आप ऐसे मान कर के चलो कि कोई डिसीज़न पे आपके खुश भी हैं, तो दूसरे आपको कैटर भी करते हैं। अगर मैंने मानो ये कह दिया हम 50 बुक्स को गिव अवे करने वाले हैं। अब जिन्हें 50 किताबें मिली, उनके लिए आप सब कुछ हैं। जिन्हें नहीं मिली वो भर के सुनाता है। तो हमें सर है ना गिव अवे भी प्लान करने के लिए 4 बार सोचना पड़ता है कि स्टेप्स हम क्या लें। जैसे आपसे बेस्ट कौन जानेगा कि मतलब लॉकडाउन के टाइम पर जो आपने स्पाइक लिया था, तो आपको बेहतर पता है कि इसको कैसे मॉनिटर किया। बिल्कुल। सर इस पे एक मेरा सवाल है आपसे कि आप टीम को कैसे मैनेज करते हो? चूँकि पैन इंडिया आपका वर्क है। ठीक है, और एपिक करियर में मुझे लगता है कि एक ये भी बहुत बड़ा पार्ट होता है। जब तक आप अकेले होते हैं, आप अपने आप पर काम करते हैं। बट जब आपके साथ में टीम आने लगती है, तो फिर आपको हर किसी पर काम करना ज़रूरी होता है, ताकि वो आपके लिए काम कर पाए। जी। तो कैसे मैनेज करते हो सर? तो 2-3 चीज़ें इसमें आ जाता है। एक तो ये है कि अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ आप एक मैनेजर हैं या एक फाउंडर हैं, बेसिकली आपके पास वो अथॉरिटी या वो पावर है कि आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किन लोगों के साथ काम करेंगे। तो सब कुछ हायरिंग पे डिपेंड करता है। लोग, मुझे ऐसा लगता है, फितरत से बदलते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से बदलते हैं अगर बदलते हैं। स्किल्स नए सीख सकता है कोई, स्किल्स कोई इंसान भूल सकता है अगर आप उसको भुलाना भी चाहें। लेकिन जो वो इंसान खुद है, जो उसका ज़िंदगी जीने का नज़रिया है, जो उसका पैसे की तरफ एक रुझाव है, जो उसका काम की तरफ एक शिद्दत है, वो बदलना बहुत-बहुत मुश्किल होता है। तो आपका फ़र्ज़ एज़ अ फाउंडर, एज़ अ मैनेजर होता है कि आप उन लोगों को इकट्ठा करें जो आप जैसे हों, जो आप जैसी पैशन के साथ, शिद्दत के साथ, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट के सर साथ लेकिन वो लोग वो काम मिलेंगे करें। कहाँ पे? हाँ, अब ये है कि वो लोग ना आसानी से नहीं मिलते हैं क्योंकि वो लोग छिपे होते हैं। वो लोग, हर एक इंसान उनको चाहता है और वो भी ऐसा नहीं है कि मंडरा रहे होते हैं कि जी मुझे देखिए, मुझे क्योंकि मुझे देखिए। तो आपको वो हायरिंग प्रोसेस ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो लोग अगर बहुत क्लियरली दिखे ना, आप उनको कम से कम परख सकते हैं। अभी ईज़ी मेल्टअप की एक हायरिंग कुछ ऐसे ही थी। अभी हुई थी वो चीफ ऑफ स्टाफ वाली, राइट, जो दीपेंद्र ने करी थी। बहुत ही नया से उल्टा आपको देना पड़ा। आपको देने पड़ेंगे। अब क्या हो जाएगा, उससे लोग छँट जाएँगे। छट जाएँगे। इतने अच्छे से छँट जाएँगे कि बोलेंगे यार ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, हमको कैसे देंगे, हमें तो तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन वो इंसान जो ये सोचेगा यार अगर मुझे एक एमबीए करना होगा, सबसे बेस्ट जगह से भी, आईआईएम से, आईएसबी से, कहीं से भी और, वो 20, 25, 30 लाख रुपए का एमबीए। उस 1 साल में मुझे एक 50 लाख रुपए की या 40 लाख रुपए की शायद नौकरी मिल जाएगी। मिल जाएगी। लेकिन मैं उस 1 साल में ऐसा क्या सीखूँगा जिससे मुझे वो नौकरी मिलेगी?
एंड मैं इस जॉब में इतना क्या सीख सकता हूँ कि शायद मुझे वही नौकरी मिल जाए या उससे भी दुगनी बड़ी नौकरी मिल जाए, क्योंकि अगर आप ज़ोमैटो के सीईओ के साथ 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 घंटे हर रोज़ बिताएँगे, तो फीलिंग्स पड़ेंगे। इतना सीखेंगे आप, जो आपको कोई एमबीए नहीं सिखा सकता। आपका इतना नेटवर्क बन जाएगा कि आप खुद अगर कंपनी को स्टार्ट करेंगे, तो वही फाउंडर अपने पैसे डाल देगा उसमें। तो एक अलग लेवल की अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन वो सोचने के लिए जो फितरत चाहिए, माइंडसेट चाहिए, वो हर एक इंसान में नहीं है। मतलब लोग हैं, बस आपको छाँटने का तरीका बताऊँ। वो गलत है। ये होता है आपका काम एज़ अ फाउंडर इज़ कि मैं कौन-सी छन्नी बनाऊँगा। क्योंकि आटे में कंकड़ भी है, हाँ। कीड़े भी हैं, बहुत सारी और चीज़ भी हैं और आटा भी है। छन्नी कितनी पतली होगी, कितनी मोटी होगी, क्या छानेगी, क्या नहीं छानेगी, वही मेन चीज़ रही है और वो हर एक कंपनी के लिए ना अलग होता है। द वे यू फ़िल्टर द होल एब्सोल्युटली, वे यू फ़िल्टर इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड ये सिर्फ़ टीम के लिए नहीं है नित्या, ये ज़िंदगी में हर एक चीज़ के लिए। आप दोस्त कैसे फ़िल्टर करते हैं? किन लोगों के साथ वक़्त बिताते हैं, किन लोगों के साथ वक़्त नहीं बिताते? आप पैसे कैसे फ़िल्टर करते हैं? कौन-सा पैसा आप कहाँ खर्च करते हैं? कौन से पैसे पे आप बोलते हैं कि यार इस चीज़ पे तो खर्च करना ही नहीं है, क्यों करूँ मैं इस चीज़ पे पैसे खर्च, ये तो फ़िज़ूल का खर्चा है। लेकिन इस चीज़ में मैं करूँगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना वक़्त कहाँ बिताते हैं? किस चीज़ को आप अहमियत देते हैं, किस चीज़ को बोलते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत फ़िज़ूल खर्चा है मेरा वक़्त का, मैं क्यों यहाँ अपने वक़्त को बर्बाद करूँ? हर चीज़ में एक फ़िल्टर होना बहुत ज़रूरी है। वो फ़िल्टर अगर नहीं होगा तो फिर तो आप बहते रह जाएँगे और फिर तो कहीं भी किसी भी दिशा में बह जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में। वही ना आँधी में जैसे थैली होती है ना, उसको पता नहीं होता कि वो कहाँ अटकने वाली है, उसको पता नहीं होता कि कहाँ जाने वाली है, वो नहीं बनना है। उसके लिए बैठ के सोचना, इंट्रोस्पेक्शन करना, बिल्कुल, वो सारी चीज़ें। अपने डिसीज़न्स के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी एक सर मेरा क्वेश्चन और है यहाँ पे कि आज के समय जैसे आपने बहुत अच्छी टीम बनाई, ठीक है? तो टीम मेंबर्स जो होते हैं सर जनरली वो पुराने पैटर्न्स पर हैं। उनको वो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। जैसे मैं अगर अपनी वीडियो एडिटिंग टीम की बात करूँ या स्टूडेंट्स की बात करूँ यहाँ पर, तो जो लर्निंग का प्रोसेस है उनका, वो उन्होंने फिक्स सॉफ्टवेयर सीख रखा है, हमें उसी को आता है। लेकिन आज जो कि हम एआई को अपने साथ में लेकर के चल रहे हैं और हमें ढलना पड़ेगा वैसे, नहीं तो हम बहुत पीछे हो जाएँगे। चूँकि मार्केट में कॉम्पिटिशन है और भी सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको कैसे अप्लाई कर पाते हो अपनी टीम पे? है। एक और कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप? हाँ, एक्चुअली ये ऐसे ये एक ज़्यादा ज़रूरी सवाल है कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि काम करने का ढंग हर 5-10 साल में बदलता रहता है। और अगर आप पुरानी तरीके से ही काम करते रहेंगे तो आप पीछे रह जाएँगे। ये तो ज़ाहिर-सी बात है। एंड दुनिया में आप चाहे जितना भी पीछे चले जाएँ और जितना भी देख लें हिस्ट्री को, समझ लें हिस्ट्री को, ये हमेशा होता आया है। वो इंसान पीछे रह गया है जिसने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला। नहीं ब तो बदलना तो ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि कैसे बदलाएँ लोगों को? क्योंकि ये तो उनकी इच्छा होनी चाहिए या उनका डिसीजन होना चाहिए। क्या आप उस पे थोप सकते हैं वो चीज़ कि नहीं तुम्हें तो ये सॉफ्टवेयर सीखना ही है, नहीं तुम्हें तो ये एआई को यूज़ करना ही है, इस एडिटिंग में ये सारा चीज़ करना ही है। किसी हद तक आप वो नहीं कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू इन माय ओपिनियन डू इज़ 2 थिंग्स। नंबर 1, आपको एग्ज़ाम्पल बनना पड़ेगा ऑफ व्हाट यू वांट द टीम टू डू। बच्चों को ना सिखा नहीं सकते कि उनको करना क्या है। वो माँ-बाप को देख के सीख जाते हैं। तो अगर माँ-बाप बोल रहे हैं झूठ नहीं बोलना है, फ़ोन पे ज़्यादा वक़्त नहीं बिताना है और खुद झूठ बोल रहे हैं और खुद फ़ोन पे फ़ोन बता रहे हैं, तो बच्चा बोलेगा कि आप तो मेरे लिए भगवान हैं। तो आप जो कर रहे हैं, मैं तो वही करूँगा ना। आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ी ज़रूरी है, आप जो कर रहे हैं वो मुझे दिख रहा है। तो यू हैव टू बिकम बी द चेंज यू वांट टू सी। एग्ज़ैक्टली। तो अगर आदित्य ही बोलता है यार मुझे नहीं सॉफ्टवेयर मुझे नहीं आना। मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है क्लासरूम में बैठ के बच्चों को पढ़ाना और 500 के 5000 हो जाएँगे लेकिन हम ऐसे ही पढ़ाएँगे। तो फिर लोग बोलेंगे हम भी फिर क्यों बदला? लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं यार ऑनलाइन में कितना अलग-सा एक जज़्बा है। हाँ, ठीक है ऑफ़लाइन में मज़े तो आते हैं लेकिन ऑनलाइन में आप 1 ही घंटे की क्लास में 5 लाख लोगों को पढ़ा सकते हैं अगर आप पढ़ाना चाहें। तो हमें वो ट्राई करना चाहिए। तो लोगों ने यार अगर ये इंसान इस मकाम पे पहुँच के भी अपने आप को बदल सकता है तो हम कौन है? हम कौन? सो दैट्स नंबर 1 एंड नंबर 2, हर एक चीज़ कंपनी में इंसेंटिव से अलाइन्ड होती है। इंसेंटिव ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल हो। इंसेंटिव इमोशनल इंसेंटिव भी हो सकते हैं कि आप किस चीज़ को अपलॉड करते हैं कंपनी में, किस चीज़ की तारीफ़ करते हैं, किस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, किस चीज़ पे बोनस मिलता है, किस चीज़ पे इंसेंटिव मिलता है, वो हमेशा डिटरमाइन करता है कि लोग क्या करेंगे। तो मेन चीज़ आदित्य होती है इंसेंटिव। अगर आप सही से लोगों को एक्नॉलेज कर रहे हैं उस चीज़ के लिए जो आप वाक़ई में चाहते हैं कंपनी में हो, तो लोगों को दिख जाएगा। तो आप बोलेंगे यार आदित्य मैं इनका नाम लेना चाहूँगा, हमें यूजुअली 1 महीने में 1 वीडियो एडिट करने के लिए 2-3 घंटे लग जाते थे, लेकिन आदित्य ने
उस दिन एक ईमेल लिखी कि यहाँ कोई एआई सॉफ्टवेयर आया है, वो बैकग्राउंड हटा देता है, वो थोड़ा-सा पॉलिश-वॉलिश कर लेता है एंड अब वही क्वालिटी का काम हम 45 मिनट में कर पा रहे हैं एंड आई वांट टू एप्रिशिएट दैट क्योंकि इससे व्यूज़ चेंज नहीं होंगे, इससे लोगों का एक्सपीरियंस चेंज नहीं होगा, लेकिन आदित्य इससे 2x प्रोडक्टिव हो चुका है। तो वो और काम उठा सकते हैं, और मेहनत कर सकते हैं, और सीख सकते हैं एंड आई रियली एप्रिशिएट दैट जज़्बा इन हिम। सिर्फ यही एक अगर आप ऑल हैंड्स में बोल देंगे ना या कंपनी के सामने बोल देंगे, सब लोग बोलेंगे यार मुझे ना फाउंडर के मुँह से अपना नाम सुनना है। एंड एक ही तरीका है नाम सुनने का कि आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको मोर प्रोडक्टिव, मोर एफिशिएंट बनाएगा यूजिंग टेक्नोलॉजी ताकि आप उसमें एनरोल हो पाएँ। एग्ज़ैक्टली एंड फिर ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव तो हमेशा रहता है। वो तो मेरे ख्याल से एक बॉटम ऑफ द पिरामिड वाला एक होता है कि यार चलो एक बोनस दे दिया क्योंकि बड़ा अच्छा काम किया था आपने या एक आपको अमेज़न का वाउचर दे दिया क्योंकि बड़ा अच्छा काम किया आपने ये सब। लेकिन मुझे लगता है कि इमोशनल एप्रिसिएशन इज़ अ लॉट स्ट्रॉन्गर देन फाइनेंशियल एप्रिसिएशन क्योंकि फाइनेंशियल एप्रिसिएशन आप वो चीज़ खरीद लेंगे और फिर शायद आप भूल जाएँगे। लेकिन ये हमेशा याद रहेगा कि यार कंपनी की ना एक ऑल ईमेल गई थी जिसमें मेरा नाम बोला गया था कि इस इंसान ने ये ऐसा काम किया एंड दैट रियली मेड अ डिफरेंस। तो act as the example that you would want to be, the change that you want to be, and incentives should be aligned to what you want from people. अगर ये दो चीजें रहती हैं, then automatically in my experience, people start behaving. बढ़िया काम करेंगे फिर कोई बिल्कुल फिर काम करवाना नहीं पड़ता वो खुद ब खुद हो जाता करना हो जाता है इस दिस इज अ सीक्रेट जो टीम मैनेजमेंट जो मैं आपसे ये जानना चाहता था आदित्य कि एम्प्लॉयमेंट को लेके ये अक्सर सवाल उठता है कि यार देश तेजी से बढ़ रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जल्द ही थर्ड लार्जेस्ट बन जाएँगे, जीडीपी की ग्रोथ स्टेबल है, सब कुछ है। लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि यार अनएम्प्लॉयमेंट है, तब भी ऐसा लग रहा है कि वेजेस या सैलरीज़ ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज़ नहीं हो रही हैं। इज़ दैट अ रियलिटी एंड इफ इट इज़ हाउ शुड वन थिंक अबाउट इट? सर ये बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जैसे हम हर दिन देख पाते हैं यहाँ पर कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है और हम अच्छे-अच्छे कंट्रीज़ से भी पीछे छोड़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के पास में अच्छी-अच्छी महँगी गाड़ी आ रही है। जहाँ पर पहले आईफ़ोन नहीं था, लोगों के पास में इतना आईफ़ोन सब आने शुरू हो गए। 100-100 करोड़ के घर बिक रहे हैं ऐसे घर ना खिलावे में कूड़े लोग। देखिए, लेकिन उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं कि हमारा भारत अभी भी गरीब है। कारण है सर इंडिया के वो 3 सेक्टर, जो हमें बचपन में पढ़ाए जाते थे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर क्या है, जहाँ पर भारत में लगभग 50% लोग इन्वॉल्व्ड हैं, वो है एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, जहाँ पर हम इंडस्ट्री और बाकी सारे लोग हैं, ठीक है, वो है 30% लोग उसके अंदर में इन्वॉल्व है। टर्शियरी में क्या है कि जो आईटी कंपनीज़ हो गई, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसमें 20% लोग इन्वॉल्व है। बट सरप्राइजिंगली अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, जो 50% लोग पूरे भारत के इन्वॉल्व हैं, वो सिर्फ अपने इकोनॉमी में 20% कंट्रीब्यूट कर पाती है। जो सेकेंड 50% वर्कफोर्स हाँ, बट ओनली 20% यूएस इकोनॉमी। और जो टर्शियरी है, जो सिर्फ 20% लोग इन्वॉल्व हैं, वो इकोनॉमी में 47 टू 50% वो जो है कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं। अब यहीं से आप एक चंक देख लो कि कितना डिफरेंस वहाँ पर आ रहा है। ज़्यादा लोग हैं बट पैसे कम कमा रहे हैं, कम लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। मतलब ऐसा हो रहा है कि अमीर और अमीर बन रहा है, वो अपने इन्वेस्टमेंट को लगा करके, थॉट्स को लगा करके, और जो लोग अभी भी एग्रीकल्चर में और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व है, वहीं पर और डाउन जा रहे हैं। 2-3 कारण भी, एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है वहाँ पे। अब कोई खेत है, मानो कोई सीज़न है, मानसून का टाइम है, वहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो 2 लोगों की आवश्यकता है लेकिन 10 लोग ज़बरदस्ती का लगे हुए हैं। आप अभी दिल्ली में बैठे हो सर, यहाँ पर हमें क्या है कि हमारा टाइम यूटिलाइज़ हो, हम अपने एक-एक सेकंड को मॉनिटर करते हैं। आप एकदम रिमोट एरिया में चले जाओ, राजस्थान के गाँव में चले जाओ, आप हरियाणा, यूपी के गाँव में चले जाओ। वहाँ लोगों के पास में इतना टाइम है कि बिना चर्चा के भी चर्चा हो रही है। तो वहाँ पर ये होता है किसके दरवाजे पर बैठक बैठेगी, ठीक है, हुक्का गड़ेगा वहाँ पे, लोग बैठेंगे, हम मुद्दे के ऊपर में करेंगे, डिस्कशंस होगा। तो सर वहाँ करियर शब्द ही नहीं है। अब वो क्या है, लोग तो हैं, 20 लोग एक जगह पर बैठे हैं, काउंट तो हो रहे हैं, क्या करते हैं जी, खेती करते हैं हम। ठीक है, हम खेती करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूटिलाइज़ेशन ऑफ टाइम वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा कहीं-कहीं जगह पर ये माहौल बदल रहा है। लोग खेती के साथ में थोड़ा बहुत अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। हम कंपेयर करते हैं चाइना से कि चाइना के पास भी तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन चाइना के घर-घर में वहाँ पर क्या है कि छोटी-छोटी इनपुट्स मतलब इंडस्ट्री उन्होंने लगा रखी है। कोई बड़ी चीज़ वो नहीं डेवलप करते हैं। हमारे केस में क्या बनाएँगे तो नोकिया, नहीं तो कुछ नहीं बनाएँगे। उनके केस में क्या, आप देखो जैसे अभी सर मच्छर आ रहा है सपोज़ करो, तो रैकेट है। वो रैकेट किसने इस्तेमाल नहीं की होगी? अपने लाइफ़ टाइम में तो एक बार की होगी। वैलिडिटी सर नहीं है उसकी वहाँ, लेकिन सबने इस्तेमाल एक बार ज़रूर किया है। हमारे केस में हम क्यों बनाएँ? हम तो डायरेक्ट लेंगे।
तो छोटी-छोटी चीज़ों पर वो काम कर रहे हैं, उनको ग्रोथ मिल रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे केस में ये है ही नहीं, बहुत मुश्किल है। एंड ये क्या क्या आपको लगता है कि ये कोई सोशल माइंडसेट है, कल्चरल माइंडसेट है? क्या ये बदल रहा है? बदल रहा है सर, गवर्नमेंट भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है। गवर्नमेंट को भी ये दिख रहा है कि हमारे जो युवा है वो स्किल नहीं है, तो स्किल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स वो चलाती है, डिजिटल बनाने की कोशिश वहाँ पर करती है। और मुझे लगता है ना सर, लोगों के पास में साधन सब है। आप अगर देखो ना, तो भारत ऐसा देश है जहाँ पर सर जो ठेले वाला भी है ना, वो भी जानता है कि पेमेंट कैसे लेना है, और उसके पास भी फ़ोन पे यूपीआई है। वो सीखना चाहे तो क्या नहीं सीख सकता है। बट इट्स ऑल अबाउट कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, एक का गाँव का युवा का सुबह मतलब सुबह में उठता है, 1 जीबी डेटा खत्म किया, वो सो जाएगा। उसको ऐसा थोड़ी है कि उसको पता ही नहीं है। वो रील पे रील स्क्रॉल किया जा रहा है, उसको सब पता है। बट वो उसी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है जिसमें उसको मज़ा आ रहा है, बिल्कुल, एंटरटेनमेंट मिल रहा है। बिल तो एंटरटेनमेंट ब्राउज़र हम ज़्यादा हो चुके हैं, वहाँ हमारा झुकाव ज़्यादा हो चुका है। करियर पे सोचने वाले कम है। बहुत वैसे मेरी बात कितने सर लोगों की, जैसे आप एक बात बताओ, अभी इंडिया में हमारा ट्रेंड है, हर 5 हर महीने 5 महीने मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, हर महीने कोई ना कोई एक स्टार बनता है। लेकिन जो वो स्टार बन रहा है उसकी बातों से वैल्यू कितनी ऐड हो रही है। कभी आईटी बाबा हो जाएँगे, कभी मोनालिसा हो जाएगी, कभी कच्चा बादाम हो जाएगा। बट क्या कभी ऐसा है कि कोई एंटरप्रेन्योर का बात कोई बहुत वायरल हो गया, लोगों ने सीख करके उसको अप्लाई किया और वो लाइफ़ में चेंज हो गया? क्योंकि ये तो नहीं हो रहा ना, तो हमारे मुश्किल। मुझे लगता है कि ना एक एक वो मीडिया, हाँ। फिर हमारा एंटरटेनमेंट की नीड, फिर ऑफ कोर्स एक्सेस ऐसा है कि इंस्टाग्राम पे आप बस स्क्रॉल करते रहिए तो कभी वक़्त कैसा है आगा ही नहीं होगा कि कितना चला जाएगा और कहाँ चले जाएगा। सब लोग सोने से पहले बोलते हैं 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट 3 तो घंटे मिनट निकल बदल जाता है, और बिल्कुल। पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। एंड आप अभी ये बता रहे थे कि आप हफ्ते में 6 दिन हर रोज़ 9 से 10 घंटे क्लासेस लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स थकान होती होगी लेकिन आपके चेहरे पे नहीं दिखती एंड आपकी बातों में तो बिल्कुल भी झलक नहीं आती है। एंड दैट इज़ द अदर एक्सट्रीम कि एक ऐसा भारत भी है, जो ये जानता है कि इस देश में मेहनत और शिद्दत अगर मिल जाए, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। इतने सारे लोग हैं जो अपने पैशन को होन करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। एंड द वन्स हू आर विनिंग आर द वन्स हू सेइंग यार इकोनॉमी बहुत बढ़िया है। देश को भी बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो। एंड अगर मैं मेहनत करके ट्रेडिंग भी कर लूँ, मैं मेहनत करके कंटेंट भी बना लूँ, मैं मेहनत करके गाने भी गा लूँ, आई कैन मेक अ इमेंसली सक्सेसफुल करियर क्योंकि मेहनत करना इटसेल्फ इज़ सो रेयर नाउअडेज़ विथ कंसिस्टेंसी। सर वो लास्ट लाइन बहुत परफेक्ट है कि मेहनत करना विद कंसिस्टेंसी। पता चले एक दिन हाईली मोटिवेट होकर के 14 घंटे पढ़ रहे हैं और अगला दिन बीमार बन के घर पे फिर भी वो बैठ गई। तो वो नहीं चाहिए, वैसे ही मेहनत भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं ना कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, और मतलब पानी में भी इतना दम है कि वो पत्थर में भी सुराख कर देगा, बस कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो इंसान की जो मेहनत है वो अगर कंसिस्टेंट रहे तो वो कोई काम को भी आगे कर सकती है। वरना कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो तुम दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो तुम चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन चलते रहो, करते रहो, रुकना नहीं है उस तो ये लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट। रुकना नहीं। आई आई सो एग्री विद दैट, आई सो एग्री। मुझे ये बताइए आपके स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस जो आप तक वापस पहुँचते होंगे कि आपके स्टूडेंट्स गए, एग्ज़ाम क्लियर किया, आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ओहदे पे हैं। वो क्या बताते हैं कि सर ये ना पता ही नहीं था यार, पता ही नहीं था कि इस जॉब में ये होता है, पता ही नहीं था कि ज़िंदगी में ये होता है, पता ही नहीं था कि करियर में ये होता है। कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ़ जॉब, करियर स्टार्ट होने के बाद ही पता चलती है, लेकिन आपको लगता है कि यार पहले पता होना तो शायद ज़िंदगी थोड़ी अलग से जी जाए? असल में हमारे केस में अभी ये है ना कि सर आप सरकारी नौकरी को थोड़ा और ग्राउंड पे जाके देखोगे ना, तो हमें ऐसा है कि सर बच्चों के मन में है कि तुम हमको किसी भी हाल में नौकरी दे दो, अंडमान निकोबार में ही दे दो, अभी उतना काफ़ी है। नौकरी करने के बाद में देखेंगे क्या फ़ायदेमंद है, क्या नहीं है। तो शुरू के 2-3 साल तो सर उनको समझ में नहीं आता। उनको ये लगता है कि अभी मुझे अपने फाइनेंशियल डेब्ट से बाहर आना है, वो ट्रैप से बाहर आना है, अभी परिवार को स्टेबल करना है। तो जब महीने की 1 तारीख का पैसा आता है ना, दिमाग में ये नहीं जाता कि इन्वेस्टमेंट करना है, ये जाता पहले तो मोबाइल खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, घर में मम्मी के लिए साड़ी खरीदेंगे, फिर उसके बाद में घर बनवाएँगे। तो ये पहले ये फुलफ़िल होगा अगले 2-3 साल तक। जब वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाएगी, जब 9 टू 5 के जॉब से आप पक जाएँगे, जब चीज़ें हो जाएँगी, तब आप सोचेंगे यार ये कर क्यों रहे हैं? और तब तक आपके मेहनत करने की जो काम है वो डाउन हो चुका हो।
तो बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो सर उतनी तैयारी करने के बाद में वापस से सोचने की क्षमता रखते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है अच्छा ये फिनिश पॉइंट पर आ गए ना भाई, अब रिलैक्स। आप रिलैक्स करिए। वो रिलैक्सिंग नेचर आ रहा है ना, इसी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो आपने बात बताई ना आदित्य, उससे मुझे ये वाक़या याद आया। अनुपम खेर जी का एक शो था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, और उसपे शायद पहले गेस्ट शाहरुख खान आए थे। तो अनुपम खेर जी शाहरुख खान से पूछते हैं कि शाहरुख, आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं? तो शाहरुख खान बोलते हैं, सर मैं मेहनत बहुत करता हूँ। तो अनुपम खेर का चेहरा आप देख सकते हैं, बोले यार मैं टकला हो गया, तुम्हें लगता है कि मैंने मेहनत नहीं करी? मतलब इस देश में इतने सारे लोग हैं, उनको लगता है मेहनत नहीं करते, नहीं कर, लेकिन आप बहुत दिग्गज इंसान है तो वो पूछते हैं कि शाहरुख, मेहनत तो सभी करते हैं, तो आपकी मेहनत में अलग क्या है? तो शाहरुख खान बहुत खूबसूरत एक चीज़ बोलते हैं कि सर मौका पाने के लिए ना हर एक इंसान मेहनत करता है। बिल्कुल। लेकिन मौका पाने के बाद मुझसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। एंड वही शायद उसको सक्सेसफुल बना। तो वही जैसे आपने बताया ना कि यार एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो जी-जान लगा देंगे। वो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही वो मौका मिलेगा ना, ऐसे चिल मारेंगे जैसे ज़िंदगी खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। सर नौकरी के बाद में भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं। अच्छा। अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहा हूँ, तो वहाँ पर भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है कि मैं एग्ज़ाम दे कर के प्रमोशन करा सकता हूँ। लेकिन 100 लोगों में से 10 लोग ही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं और 5 का क्लियर होता। वहाँ जाने के बाद में भी लोगों के अंदर है, कौन जाए पेपर दोबारा से पढ़ने, कौन 4 किताबें वापस से लेके आए। भाई 80,000 रुपए महीने के आ रहे हैं ना, खुश हैं, बात खत्म, आगे नहीं बढ़ेंगे। जबकि जो वो पढ़ाई कर चुके हैं, अगर उसके आधार पर वो स्टेट एग्ज़ाम की भी तैयारी करें, तो वो भी एक एज देगा उनको, वो भी नहीं करता। ये एक सवाल जो हर एक बच्चे के ज़हन में होता है कि डिग्री कितनी ज़रूरी है? मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। चलिए, इस बात पे तो हम बहुत ही सहमत हैं। डिग्री एक इंसान को जॉब दिलाने में, उसको बेहतर करने में बहुत मायने रखती है। ऑनेस्टली बताऊँ, आपकी डिग्री क्या है मैं भी नहीं जानता, मेरी डिग्री क्या है आप भी नहीं जानते। हम दोनों एक-दूसरे के काम को जानते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे लाइफ़ में और सोशल लाइफ़ में दूसरों के लाइफ़ में क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जब आप हायर करते हो आप डिग्री नहीं देखते। सेम हायरिंग में हमारा भी रहता है कि एक वीडियो एडिटर अगर आ रहा है, तो हम ये देखते हैं कि उसके स्किल्स क्या है, सोचने के तरीके क्या हैं, हमारी बातों को वो लोगों तक कैसे पहुँचा सकता है। कूड़ा-कबाड़ा करके पहुँचाएगा या फिर वहाँ पर सूदिंग स्मॉ मतलब काम म्यूज़िक करके वो लोगों तक पहुँचाएगा। तो हम कभी डिग्रीज़ नहीं देखते हैं। और आज के समय लोगों के मन में ये मिथ है। हालाँकि देखो ये आया भी इसीलिए क्योंकि वो जेन ज़ी के पहले वाले जो जनरेशन है, उनके दिमाग में ये होता था तुम बीएससी कर लो, फिर तुम एमएससी कर लो, तुम फिर पीएचडी कर लो। मुझे खुद जब मैंने बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था, तो सारे रिलेटिव्स मिल कर के पागल लड़का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मिला है, ऑनर्स वहाँ से किया हुआ है, एमएससी कर लेगा, पीएचडी कर लेगा। मैंने कैलकुलेट किया एमएससी 2 साल, पीएचडी 5 साल, 7 साल हो गए। 7 साल में अगर मैं कोई छोटा स्टार्टअप भी करता हूँ ना, तो जब मैं वहाँ पर जितने की नौकरी करूँगा उतना मेरा शायद स्टाफ कर रहा होगा। तो इस सोचने की समझने की क्षमता और डिग्री बहुत मायने नहीं रखती है अनटिल वो आईआईएम आईआईटी की डिग्री ना हो। ठीक है, मैं इतना मानता हूँ कि डिग्री की वैल्यू ही है तो फिर उन्हीं की वैल्यूज है सर, बाकी तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। एग्ज़ैक्टली। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि डिग्री की जो वैल्यू है, जो आपने भी बताया कि आईआईटी, आईआईएम, बहुत लोग बोलते हैं कि यार उन्हीं लोगों को इतना ज़्यादा विज़िबिलिटी क्यों मिलता है, इतनी ज़्यादा फंडिंग क्यों मिलती है स्टार्टअप में वगैरह में। एंड मैं बोलता हूँ कि वो ना कॉज़ नहीं है, वो एक इफ़ेक्ट है कि जब आप एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ बहुत छाँट के लोग मिले जाते हैं, बहुत टफ़ एक स्क्रूटनी होती है, बहुत मुश्किल से दाखिला मिलता है, देन ऑटोमैटिकली उन्हें पता है कि उसका नेटवर्क, उसकी सराउंडिंग, उसका इकोसिस्टम ऐसे होगा कि आपकी लर्निंग की क्षमता, आपकी एब्ज़ॉर्प्शन की क्षमता, आपकी इंटेलिजेंस एक अलग लेवल पे होगी। एज़ अगेंस्ट आप रैंडम किसी वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में चले गए जी एमबीए करने के लिए क्योंकि एमबीए करना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला उसका। उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने पैसे, आप अपना वक़्त एंड डेफ़िनिटली अपनी एनर्जी गँवाएँगे। यू आर फार बेटर ऑफ कि आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में स्किल्स डेवलप करिए एंड देन अप्लाई दैट, क्योंकि कंपनीज वही देख रही, कंपनीज को सिर्फ यही पता। जॉब भी अभी काफ़ी सारे वैकेंट है, बहुत पोजीशंस वैकेंट है अगर आप देखोगे, लेकिन लोग उसको सीखना नहीं चाहते हैं। वो ऐसे समझते हैं कि उसमें फ्यूचर ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा गलत है। एब्सोल्युटली। मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स तो आजकल ऐसे मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस से गुजरते हैं जैसे पता नहीं क्या ही है और क्यों है। एंड सम ऑफ इट इज ऑफ कोर्स वेरी रियल, सम ऑफ इट आपको लगता है कि जबरदस्ती का लोड लिया हुआ है या क्या है? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन? ज़बरदस्ती का लोड नहीं है, असल में प्रॉब्लम है सर, देखो 2 चीज़ें हैं। मेंटल हेल्थ भी खराब क्यों हो रहा है और स्ट्रेस भी लोगों के मन में क्यों आ रहा है, वो सारा का सारा है सोसाइटी का प्रेशर।
अब पहले क्या था कि 27-28 के गेयर में बहुत लोगों की नौकरी लग रही है, फिर वो आया 25 पे, फिर वो आया 20 पे। अब कल एक हॉल में मेरा स्टूडेंट आया, सर वो सेलेक्टेड है और अभी वो आईबी में सेलेक्टेड था, फिर उसके बाद वो कस्टम्स में सेलेक्टेड है, ठीक है। उसके साथ में एक और लड़का है सिद्धार्थ नाम का, ठीक है, अभी सीएचएसएल में सीजीएल में बहुत बढ़िया रैंक है उसका। तो उसने सबसे पहले लाइन ये शुरुआत करी कि मेरा एज 21 साल है, सीजीएल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं पहले अटेम्प्ट में ही जीएसटी इंस्पेक्टर बन रहा हूँ। तो वो होल क्लास वाज़ सरप्राइज़ और उसके लिए क्लैपिंग हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या ज़रूरी है 21 साल वालों के लिए ज़्यादा क्लैपिंग होगा, 22 साल वाले के लिए नहीं हो? ये भी तो उससे पूछो ना कि उसकी सराउंडिंग्स क्या रही, तो हम भी तो रिएक्ट कर रहे हैं वैसे। अच्छा ये यार इतनी कम उम्र में सक्सेसफुल हो गया बताओ। अब कम उम्र का जहाँ फैक्टर लेकर के आते हो तो प्रेशर तो यहाँ क्रिएट होगा। फिर पहला मन में जो वहाँ पर बैठ कर के ताली बजा रहा था वही सोच रहा, तेरी कितनी उम्र हुई? 26 साल, देख ले पड़ ही रहा है अभी। अब वो प्रेशर बिल्डअप कर रहा है उसके अंदर में वहाँ पे ला करके, घर पे सर वो जाके बोलेगा नहीं कि 21 साल का लड़का सेलेक्ट होकर के आया, ये तो चारों वहाँ से और मिलेगा। बल्कि ये समझने की आवश्यकता है यार, ग्रेजुएशन ही 25 की उम्र में खत्म हुआ था, सोच ही नहीं सकते थे, तो कंपेयर क्यों करना? तो जहाँ कंपैरिजन का भाव आएगा कि उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से ज़्यादा बेहतर है, तो अपनी कमाई छोटी नज़र आने लगती है। वही कहानी है कि दूसरों की सक्सेस से अपने आप को तौलोगे, तो प्रेशर में आओगे ही आओगे, वो मत करो पहला काम। अपने आप को पहचानो, अपनी चीज़ों को पहचानो, अपने रिसोर्सेज़ को पहचानो। मान कर के चलो कि हाँ भाई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ कर के आए हैं, अंग्रेजी में हाथ तंग होगा, समय लगेगा दूसरों के मुकाबले सीखने में, तो वहाँ प्रेशर नहीं आएगा। दूसरा, 1-2 बार अगर आप फेल हो गए कहीं पर भी कि कोई एग्ज़ाम आप दे कर के आए, आपका पेपर बढ़िया नहीं गया, तो उसी को ज़िंदगी मान कर के मत बैठ जाओ कि यही मेरी लाइफ़ है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कई ऐसे लोग आपके सामने, एक बंदा ऐसा है जो सरकारी नौकरी छोड़ के बैठा है। एक टाइम तक वो बहुत बेस्ट थी, आज ये बेस्ट है, क्या पता आगे कोई और चीज़ बेस्ट हो। तो लाइफ़ में एक ही चीज़ जो हम अटेन करने के पीछे भागते हैं, हम उसको सब कुछ मान लेते हैं। उसके पीछे सब अटैच कर देते हैं, इमोशन, फैमिली सब कुछ, और वो नहीं पूरा होता है तो वो दुखी हो जाते हैं। तो वो अटैचमेंट एक ही चीज़ से कनेक्टेड ना रहे। यस। बहुत, बहुत खूबसूरत एडवाइस है, बहुत, बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस। इनफैक्ट एक चीज़ मैं ये बोलूँगा इनकी इस जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, खासकर जेन ज़ी की, कि जब हम बड़े हो रहे थे, हमारा कंपैरिज़न का जो सेट था, वो बहुत सीमित था। स्कूल के बच्चे हो गए, कॉलोनी के बच्चे हो गए, तो जब पापा बोलते थे ना कि देखो ये लड़का कहाँ चले गए, वो वाक़ई में एक इंसान था, हम जानते थे उसे। लेकिन आज तो पूरी दुनिया आपका कंपैरिज़न बन चुकी है ना, कि आप इंस्टाग्राम पे देख लेंगे कि कोई 12 साल का लड़का 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, पता नहीं क्या करके, और वो 13 साल की लड़की गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी है, एंड आप यहाँ 22 पे बैठे हुए हैं कि हमने ज़िंदगी में कई फेक में जी रहे हैं सर। मतलब आप ये देखो ना, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, एक स्टार ही है अभी, ठीक है? पूरी दुनिया ये जान रही थी कि उनके पास में 7-8 गाड़ियाँ हैं। जब अभी कोई केस हुआ तो पता चला सारे किराए की थी। लेकिन जब तक लोगों को पता नहीं चला, उससे कॉम्पिटिशन लगा रहे हैं वो सारे के सारे। तो समझना भी ज़रूरी है कि जो दिखता है वो रियल भी तो नहीं होता ना, वो रील है। बहुत, बहुत ज़्यादा लाइक कंपैरिज़न ना बहुत आसान हो चुका है, एंड उसकी वजह से अपने आप की एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर पाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर तो आप बह जाएँगे, तो आप किसी और की ज़िंदगी जी रहे होंगे। आखिरी एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा आदित्य, कि इंटरव्यू स्टेज में एंड इन सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी इंटरव्यूज़ होते हैं। व्हाट आर द मेन डूज़ एंड डोंट्स जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए आफ्टर दे हैव क्लियर्ड लेट्स से अ रिटन एग्ज़ाम एंड सो ऑन? देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि लोग ये बोलते हैं कि इंटरव्यू में नॉलेज का होना ज़्यादा ज़रूरी है या सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है दोनों अगर साथ में रहे तो बहुत एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कंपनी को हैंडल कैसे करना है, कंपनी को क्या चाहिए, तो वो भी गलत है। आपके पास में नॉलेज बहुत अच्छा है बट आप लीड ही नहीं कर सकते, आप रिस्क ही नहीं ले सकते, तो वो भी गलत है। तो मुझे लगता है कि अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो कंपनी भी आपसे बेस्ट निकाल पाएगी और आप भी कंपनी को अपना बेस्ट दे पाएँगे। और एंड ऑनेस्ट कितना होना चाहिए? क्योंकि 12th फेल देख के तो ऐसा लगा कि जब तक ऑनेस्ट नहीं होंगे और सब कुछ सही से नहीं बोलेंगे तब तक तो फिर क्या ही। डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हो और उस काम में कितना है। अगर ब्रोकर ऑनेस्ट होने लगा ना, तो किसी को ना मकान मिलेगा और ना किसी का मकान बिकेगा। 2 बात वो मकान मालिक को झूठ बोलता है कि अरे ऐसे-ऐसे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, दे दो, और 2 बात आपको बोलता है ऐसा-ऐसा मकान मालिक है, तब वो एग्रीमेंट हो पाता है। नहीं तो फिर सर कोई सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। तो काम के ऊपर में भी डिपेंड होता है कि काम क्या है, वहाँ पर कितनी चल सकती है। मैं एकदम ईमानदार बिल्कुल नहीं कहता कि इंसान को होना चाहिए, लेकिन पूरा बेईमान हो भी होना गलत। बिल्कुल। काम के अकॉर्डिंग है वो। जाते-जाते एक, क्योंकि 12th फेल के बारे में बात करी, उस मूवी के आपको क्या लगता है वो उस मूवी का लेसन सही है या कुछ ज़्यादा ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक है? नहीं मतलब होना चाहिए, लेकिन अगर हम ये कहें एकदम से चीटिंग ना हो,
ठीक है, ये बहुत गलत है। जैसे मेरे लड़का मतलब मैं अभी मिला था सर, अभी 4 दिन पहले ही गया मार्केट में। तो मेरी एक फ्रेंड थी और हम लोग मिले 5 साल के बाद में, प्रियंका नाम है उसका। मेरा रोल नंबर 52 था, उसका 55 था। तो प्रियंका मतलब पीछे थी और जैसे देखी तो फिर वो आई, उसने मेरे से कहा कि आदित्य पहचाने तुम? तो मैं बोले हाँ, लग तो रहा है, नाम नहीं पता। बोल देंगे तो खराब लगेगा उसको कि नाम नहीं याद है। तो उसने कहा हाँ, मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो फिर उनके साथ में उसकी शादी भी हो रखी है। तो हस्बैंड थे वहाँ पे, तो मैंने कहा अच्छा, वो जीएसटी में है, मेरे ही डिपार्टमेंट में था वो। ठीक है, तो मैंने प्रियंका से कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा यूपीएससी का, कोई इशू की बात नहीं है। तो वो कह नहीं रही थी वहाँ पर, लेकिन मैंने प्रियंका को उस दिन मैंने थैंक्स कहा। तो बोल रही क्यों थैंक्स करो? मैंने कहा तुम नहीं होती तो शायद हम ग्रेजुएशन के 3 साल नहीं निकाल पाते। सर मैं 70% ऑफ द पेपर छापता था मैं ग्रेजुएशन में। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट पब्लिक डीलिंग, पॉलिटिक्स में, लोगों से बात करने में, तो मैं प्रियंका के भरोसे रहूँगा, अपने आगे वाले के भरोसे रहूँगा। भाई बता देना यार, प्लीज़ समोसा खिलाएँगे, बता देना वहाँ पे। ठीक है, तो मुझे पता है क्योंकि सर ये जो डिग्री ले रहे हैं ना, वो ऐसे भी बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। और उसमें अगर ज़्यादा प्रेशर लेकर के मैंने पढ़ के क्या होता, नहीं होता, मैं लोड लेता, मैं जी नहीं पाता फिर। तो मुझे ईमानदारी बहुत ज़्यादा पेपर में अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ईमानदारी काम में होनी चाहिए। परीक्षा के नकल बहुत हद तक भी ना रहें और बहुत कम भी ना रहें, मतलब कोई बहुत बहुत ही बढ़िया लाइफ एडवाइस था एंड इसी नोट पे वी विल ब्रिंग दिस पॉडकास्ट टू अ क्लोज। बहुत अच्छा लगा आदित्य आपसे बात करके एंड आपके पूरे एक्सपीरियंस को नॉट जस्ट एज अ इंडिविजुअल जिन्होंने क्लियर किए हैं ये सारे मुश्किल एग्जाम बट ऑल्सो द फैक्ट कि आप कितनी सारी जिंदगियां आप बदल रहे हैं थ्रू बीइंग एन एजुकेटर बीइंग अ टीचर। 1-2 सवाल सर मेरे भी हैं, मैं प्लीज आपको प्लीज प्लीज पूछे रहूँगा अभी। सर चूँकि मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे हैं वहाँ पे और आप लोगों को बहुत बेस्ट एडवाइस देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी ऑडियंस है, जो आपको देख रही है और मेरे जो स्टूडेंट्स स्पेशली जो फॉलो करेंगे, ठीक है? तो उनके लिए 2-3 सवाल हैं जो मैं पुट अप कर श्योर। सर पहला सवाल ये है कि तैयारी के साथ में क्या पार्ट टाइम जॉब सही रहेगा? रहेगा तो कौन-सी जॉब करनी चाहिए जिससे हमारा मतलब अच्छा पेमेंट भी मिल जाए और साथ में वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू। बहुत बढ़िया सवाल है। मैं ना अक्सर जब ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ या एक पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्च्युनिटी भी मिली है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं? एंड मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको मैं ये 2 सिचुएशंस बताता हूँ एंड आप बताइए कि इन दोनों में से कौन-सी सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। एक कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, लेकिन ये नौकरी आपने नहीं करी थी। दूसरा कि आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन नौकरी आपकी परमानेंट हो गई। इन दोनों में से आप क्या चूज़ करना चाहेंगे? एंड अक्सर स्टूडेंट ये बोलता है कि नहीं, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये नौकरी उतनी ज़रूरी नहीं है। एंड मैंने बोला कि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस नौकरी की अहमियत क्या है? इस नौकरी से आपकी ज़िंदगी नहीं बनेगी। ये नौकरी आप सिर्फ़ पैसे के लिए कर रहे हैं एंड कोई बुरी बात नहीं है उसमें। ज़िंदगी जीने के लिए कर रहे हैं, एक अपनी स्टेबिलिटी लाने के लिए कर रहे हैं, तो इस नौकरी को उतना ही दर्जा दीजिएगा। इसमें बह मत जाइएगा, इसमें तरक्की करने की कोशिश मत करिएगा, इसमें इंक्रीमेंट के पीछे भागने की कोशिश मत करिएगा, और ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब्स मत ढूँढिएगा क्योंकि पैसा बहुत ही लालच भरी चीज़ है जब पहली बार आने लगता है। ऐसा लगता है यार ये पैसा आ गया, इससे ये फ़ोन आ गया, लेकिन अगर और पैसा आता तो बढ़िया फ़ोन और आ जाता, बढ़िया और जूते आ जाते, बढ़िया और कपड़े आ जाते। तो उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। लेकिन ये हमेशा अपने आप को याद दिलाइएगा कि अगर ये नौकरी में मैंने बेइंतहा पैसे कमा भी लिए, लेकिन ये एग्ज़ाम जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, वो ही नहीं क्लियर हुआ, तो मेरी ज़िंदगी में मैं ज़्यादा खुश नहीं रहूँगी। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया और नौकरी चाहे ना भी हो, आई विल बी फार बेटर ऑफ। वो क्लैरिटी अगर आपके पास है, देन यू विल अप्रोच इट द राइट वे। एक चीज़ और है कि पूरे प्रिपरेशन के टाइम पर अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें? अरे! ये तो बहुत अप एंड डाउन आता रहता है करियर में लाइफ में बहुत ज़्यादा और बेस्ट एडवाइस जो मुझे लगता है आप दे सकते हैं आप। मेरा मेरा ना मुझे मोटिवेशन से काफ़ी नफ़रत है, क्योंकि मोटिवेशन ना एक काफ़ी घटिया दोस्त है। अगर आप देखेंगे तो कोई ये नहीं बोलता कि यार आज ना 15 मिनट ज़्यादा सोने के लिए मुझे बहुत मोटिवेशन गैदर करनी पड़ी, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। कोई ये नहीं बोलता कि यार आज ना 2 बर्गर और खाने थे या 1 पिज़्ज़ा और खाना था, उसके लिए मुझे अपने आप को बड़ा मोटिवेट करना पड़ा, ऑटोमेटिकली आ जाता है। कोई ये नहीं बोलता कि यार आज ना 15 मिनट और इंस्टाग्राम देखने के लिए ना मेरे को बड़ा ही मोटिवेट होना पड़ा पहले, अपने आप आ जाता है आज। लेकिन जैसे ही सही काम करना होता है मोटिवेशन गायब हो जाता है। तो अगर असली ज़िंदगी में आपका कोई ऐसा दोस्त हो, जो सब वेली चीज़ें करने के लिए आपके हमेशा साथ है, लेकिन जैसे ही सही चीज़ ज़िंदगी में करनी हो, बोले यार मम्मी बुला रही हैं, तेरे को जाना होगा, तो आप कभी भी उस इंसान के साथ दोस्ती नहीं करेंगे।
लेकिन हम मोटिवेशन के साथ हमेशा दोस्ती करना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मोटिवेशन हमारा दोस्त बन जाएगा तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो मुझे मोटिवेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंस पसंद नहीं है। मुझे 2 चीज़ें ज़िंदगी ने सिखाई है। एक, या तो आप आदित्य रंजन बनिए, व्हिच इज़ कि आप काम ही ऐसा कर रहे हैं कि मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आपको काम इतना पसंद है कि आप 9 घंटे करवा लीजिए, 18 घंटे करवा लीजिए। ज़िंदगी में मैं हमेशा खुश ही रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी सबसे बेस्ट ज़िंदगी भी ऐसी नहीं होती जहाँ हर एक दिन खुशी वाला होता है। अंतर सिर्फ़ यही होता है कि अगर आप कोई ऐसी ज़िंदगी चूज़ करते हैं जो आप वाक़ई में करना चाहते हैं, तो बुरे दिन कम होते हैं। सिर्फ़ वही अंतर है, लेकिन बुरे दिन कभी गायब नहीं जाते। दूसरा, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आप दिल से नहीं करना चाहते, तो सिर्फ़ एक ही तरीका है जिससे आप वो कर पाएँगे, और वो है एक्सटर्नल प्रेशर। आप सिर्फ़ एक्सटर्नल प्रेशर से ही उस चीज़ को कर पाएँगे, तो एक्सटर्नल प्रेशर आपको बनाना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करें वो? आप जैसे बोलते हैं कि यार हम ना दोस्तों के साथ एक स्टडी ग्रुप बनाएँगे। मैं अकेला नहीं पढ़ूँगा, मैं दोस्तों के साथ पढ़ूँगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल प्रेशर और वो कॉम्पिटिशन आपको पढ़वाएगा। आप बोलेंगे कि मैं ना आदित्य रंजन जी का क्लासेस जॉइन करूँगा और सबसे आगे फ्रंट रो में बैठूँगा, क्योंकि वहाँ मैं ना सो नहीं सकता हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें, बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। क्योंकि वो एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। आप अनाउंस कर दीजिए। हम क्लासेस में हम खुद में ऐसा करते थे कि अगर हमारा मोटिवेशन डाउन हो रहा है, ऑटोमेटिक जाकर के आगे वाले सीट पे बैठ जाओ, फ़ोन ही नहीं चला सकते। बिल्कुल, कुछ तो ही नहीं सकते, लास्ट बेंच पे फ़ोन चला सकते हो, सो सकते हो, टिफ़िन भी खा सकते हो, फर्स्ट बेंच पे नहीं कर कुछ नहीं कर और सकते। बड़ा फैक्टर कुछ भी नहीं है, बहुत बस यहाँ से उठ के वहाँ जाना है। बिल्कुल, सिर्फ़ छोटी-छोटी चीज़ें। क्लास में उठ के ना बोल दीजिए कि इस साल पहले अटेम्प्ट में ही मैं क्लियर करूँगा। ये मैं आप सबसे ना वादा कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ। एंड अगर मैं नहीं कर पाया, आप मुझे कोसिएगा। आप मुझ पे हँसिएगा, आप बोलिएगा ये तो फालतू का ऐसे ही डींगे मार रहा होता है, इससे नहीं हो पाएगा। उसी से अंदर से एक जज़्बा निकलेगा। एक डर से ही आप काम करना शुरू कर मतलब देंगे। खुद से नहीं हो सकते तो ठीक है, फिर एक्सटर्नल खुद के प्रेशर बन एक्सटर्नल प्रेशर बनाइए। तो या तो ज़िंदगी में वो ढूँढिए जो आप वाक़ई में करना चाहते हैं, या अगर आप वो कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करिए जिससे आप वो कर पाएँ। यही 2 ज़रिए हैं मेरे हिसाब से ज़िंदगी में कंसिस्टेंट रहने के। मोटिवेशन इज़ द I कैच। got the perfect answer from you and I hope my audience have got the perfect लवली, बहुत प्यारा आंसर है। थैंक यू सो मच आदित्य। ऑल द बेस्ट। आप जो कर रहे हैं बहुत-बहुत ज़रूरी है, एंड भगवान करे कि आप करते रहें, खुद भी तरक्की करते रहें, खुद पढ़ते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा। मेरी भी पूरी शुभकामनाएँ सर आपकी नई किताब के थैंक लिए। यू सो मच। उम्मीद करेंगे कि लाइफ में बहुत लोगों के चेंजेस लेकर के। थैंक यू सो मच थैंक आदित्य। यू सर। थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।